हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2। ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने सोर्स बताया नहीं था, तो बेसिकली ये सोर्स है नितिन सिंघानिया और श्री राम आईएएस की जो क्लास नोट्स हैं उनसे यहाँ पे चीज़ों को पिक किया गया है और बहुत ही इजी शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा टेक्निकल टर्म में ना उलझें। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ओके। और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक देख लिए थे यहाँ पे। देखिए, तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया तक देखा था। अब हम कॉमर्शियल बैंक से स्टार्ट करेंगे। ओके। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं इसे सहकारी बैंक। तो ये जो बैंक है ना, इसे इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड किया गया था स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत किया गया था। ओके। और ये जो बैंक है ये सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के अंडर काम करते हैं। ये दो एक्ट हैं जिनका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और दूसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1959। तो ये ध्यान रखें आप इसे। और रिसेंटली इसमें कुछ चेंजेज आए हैं। तो पहले ये इंडिपेंडेंट काम करते थे कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना। लेकिन 2020 में एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसका नाम दिया गया था न्यू बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस एक्ट। तो इसका भी अलग से वीडियो है, तो आप इसे देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके। लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ बता दूं कि इसमें जो चेंजेस हुए थे वो देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि अब ये जो बैंक हैं इनको आरबीआई के सुपरविजन में लाया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेस में चल रहे थे। ठीक है। काफ़ी डिस्ट्रेस में बहुत सारे लोग चले गए थे, बैंक डूब गए। पीएमसी बैंक अपने नाम से पंजाब, ये महाराष्ट्र में। ठीक है। तो ये चीज़ें थे और इसलिए अब जो है इसे सुपरवाइज किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। जिस तरह आरबीआई अपने और बैंकों जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उनको ये सुपरवाइज करता है। तो कोऑपरेटिव बैंक होते क्या हैं, इनका मतलब मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जानते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, ईडब्ल्यूएस, है ना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हमारे सोसाइटी के, ये उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रदान करेगा, वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता ये प्रदान करते हैं। एंड ये जो बैंक हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत, ये बैंक रजिस्टर्ड है। और कुछ एग्जांपल है जैसे कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एक्सेट्रा, इंडियन कोऑपरेटिव बैंक, न्यू इंडियन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। तो ये हैं, आप इसे कुछ एग्जांपल्स वैसे या आप बता सकते हैं, कोई पूछ ले आपसे। एंड इसमें गवर्नमेंट बैंक जो हैं जिसमें इंक्लूडिंग 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं एंड 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी पीएमसी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। पंजाब भी है, महाराष्ट्र भी है, इसीलिए इसे बोलते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इन सबको अब आरबीआई के सुपरविजन के अंदर ला दिया गया है। ठीक है, यानी कि इन पे अब आरबीआई की नज़र रहेगी, उनके परफॉर्मेंस पे। ठीक है। तो ये चीज़ें तो अब ठीक है। तो इसमें ये ऐसा कहा जाता था कि इसके जो कस्टमर्स होते हैं वही इसके ऑनर होते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए इसका जो कुछ रूल है उस पे काम करते हैं। इनका रूल है 1 मेंबर 1 वोट होता है इसमें सिस्टम, जब कुछ चीज़ें इसमें डिसीजन लिए जाते हैं। और ये कहता है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम करता है, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं, कोई घाटा नहीं। और इनका मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, ये उनको फ़ायदा पहुंचाने की बात करते हैं। तो obvious सी बात है, जब आप किसी को फ़ायदा बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं तो आप उसमें खुद का बेनिफिट नहीं देखते, है ना। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का इनका कोई गोल है नहीं। ठीक है। और ये जो बैंक हैं ये काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रोडक्शन के क्षेत्र में, मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, पोजेसिंग में, सर्विसिंग में। और बैंक ये सब इन सब चीज़ों में ये लिप्त रहते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है। अब कोऑपरेटिव बैंक जो मेनली फोकस करते हैं ये एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर लैंडिंग पे। रूरल सेक्टर लैंडिंग का मतलब क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में ये लैंडिंग उधार देने का काम करते हैं, ताकि लोग अपना छोटा मोटा रोजगार करके अपने लाइवलीहुड को, जीवन को अच्छे से जीवन यापन कर सकें। कोऑपरेटिव बैंक जो हैं ये कोऑपरेटिव बैंक्स आर द फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट सपोर्टेड एंड गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड फाइनेंशियल एजेंसी है। ये आप याद रखें, महत्वपूर्ण लाइन है।
स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रमोट करना। जैसे आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी देखते होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताते हैं, ऐप के बारे में बताते हैं, यानी कि उनको उसके बदले में पैसा मिलता है और वो उसे स्पॉन्सर करते हैं। क्रिकेट में आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं स्पॉन्सर्ड बाय ये वो XYZ कंपनी का नाम लेके वो करते हैं। तो इस तरह का ये पहला बैंक है कोऑपरेटिव बैंक, जिसे गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था। और ये सब्सिडाइज्ड फाइनेंशियल एजेंसी, इनको सब्सिडी भी मिलती थी, है ना। सब्सिडी तो आपको पता है सब्सिडी क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये इनकी जो लैंडिंग की जो सिस्टम है ना, वेट, ठीक है। तो इनकी जो लैंडिंग है ये 3 टायर में करते हैं, ये जो शॉर्ट टर्म वाला है। तो किस किस को देते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सॉरी सेंट्रल बैंक को देते हैं। और ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी जो विलेज लेवल पे होते हैं, इनको ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हैं। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट देते हैं ये लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को और कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स का। तो यहाँ पे इन दोनों को ये 2 टायर में लॉन्ग टर्म क्रेडिट देते हैं, लंबे समय के लिए देते हैं, ठीक है। मतलब दीर्घावधिक इसे कह सकते हैं, दीर्घावधिक, ठीक है, काल के लिए इसे देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डेवलपमेंट बैंक के बारे में। डेवलपमेंट बैंक जो है ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड कराता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कराता है। तो ये आप याद रखेंगे कि ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट देता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कराता है। और इसे लैंडिंग सॉरी टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे DFIs के नाम से भी जाना जाता है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और ये सपोर्ट करते हैं कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, यानी कि वैसे इन्वेस्टमेंट जहाँ पे कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा हो तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। कैपिटल अर्थात पूंजी की जहाँ सघनता होती है, ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। जैसे बहुत ऐसे रोजगार हैं जहाँ पे पैसे कम चाहिए होते हैं, तो वो उसमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरे और ये इनका जो यील्डिंग है वो लो रेट्स ऑफ रिटर्न है, और ये पूरे देश में इस तरह की चीज़ों को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यील्डिंग लो रेट्स ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो जैसे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, हैवी इंडस्ट्री, इरिगेशन सिस्टम, इन सब में ये सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। और कुछ बैंक जो है वो ये जो बैंक है लैंड करते हैं लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इनका जो लैंडिंग करते हैं ये, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी अस्टेबल होता है, लो होता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, फ्लोटिंग नहीं होता है वो, ओके, वो फ्लोटिंग टाइप के नहीं होते हैं। और ये सोशल बेनिफिट को ध्यान में रखते हैं, यानी कि सामाजिक लाभ तो जिससे पहुंचे। अब बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट रेट हाई करके रखेंगे, कौन लोन लेगा? कोई कुछ करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते तो उनके बहुत सारे आसार होते हैं। एजम्पशंस ये नहीं लगा लेते हैं ना कि वो उनको बहुत ज़्यादा बम्पर बेनिफिट ही होने वाला है, तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अब डेवलपमेंट बैंक की हमने बात करी, तो कुछ डेवलपमेंट बैंक जो हैं मेजर डेवलपमेंट बैंक है हमारे देश के, तो उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जैसे नाबार्ड, IFCI, सिडबी, NHB। NHB का मतलब क्या हुआ? NHB का मतलब है नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। एक्जिम का मतलब हो गया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक, आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। मुद्रा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड क्या है? ये एक अपेक्स डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड बैंक है, जिसे 12 जुलाई 1982 में सेटअप किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के द्वारा इसे सेटअप किया गया था। या और ये अपेक्स डेवलपमेंट है, यानी कि उच्च, याद रखिए नाबार्ड। नाबार्ड नाम से मतलब यह है कि कई बार कई सारे एग्जाम में ऐसा देखा जाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो इसे आप याद रखिएगा। इनका मेन फोकस है जो रूरल इंडिया है उनको अपलिफ्ट करना। आपको पता है कि गरीबी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी भी है, तो उनको अपलिफ्ट कराना है, उनके बीच में क्रेडिट फ्लो, यानी कि उनके हाथ में पैसा देना,
पैसा उनके हाथ में जाएगा, फिर वो खर्च करेंगे या फिर कुछ भी स्टार्ट करेंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे, कुछ छोटा मोटा धंधा स्टार्ट करेंगे, तो क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना है फॉर एलिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल नॉन फार्म सेक्टर। यानी कि एग्रीकल्चर, क्योंकि पहले आपको पता है कि पहले बहुत ज़्यादा अभी कुछ पिछले कुछ डिकेड्स में, कुछ दशकों में एग्रीकल्चर में कमी देखने को मिली। यानी कि जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे उससे माइग्रेट करके वो किसी और बिजनेस में चले गए हैं, तो काफ़ी इसलिए तो इसमें इससे एक फ़ायदा होगा कि लोगों को उनमें उधर स्टिक रहने पे थोड़ा सा मदद करेगा। और साथ ही साथ नॉन फार्म सेक्टर जैसे बी कीपिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, मधुमक्खी पालन होता है इस तरह के। अब इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बेस्ट है रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, एक कमिटी सेटअप की गई थी आरबीआई के द्वारा जिसका नाम था श्री बी शिवारमन। तो आपसे सिंपली ये सवाल कभी पूछ लिया जा सकता है भविष्य में कि नाबार्ड बैंक की स्थापना जो भी थी वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे की गई थी, तो एस बी शिवारमन। ठीक है, और ये जो नाबार्ड है इसने 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस करके अपनी जगह बनाई। यानी कि एसीडी यानी कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल जो है इसको जो आरबीआई का था, एंड एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन तीनों को रिप्लेस करके लाया गया था नाबार्ड को, है ना। और 2019 में आरबीआई ने इसके क्योंकि इससे पहले 2019 से पहले इसका पूरा स्टेक आरबीआई के पास था, लेकिन अब आरबीआई ने पूरा बेच दिया है, सॉरी हाँ ठीक है, बेच दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि जो नाबार्ड है अब ये फुल्ली ऑन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी कि इनका पूरा मालिकाना हक जो है, पूरा नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार के पास होगा। ठीक है, और ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है इसे कभी अलग से डिस्कस करेंगे, ये अपने अपना टॉपिक है, लेकिन एक सवाल यहाँ से बन सकता है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो वो है नाबार्ड। ठीक है, ये सारे इससे रिलेटेड कुछ तथ्य हैं। अब बात करते हैं हम लोग सिडबी के बारे में। सिडबी क्या है? सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसे आप देखिए, सिडबी जो है इसे 1990 में सेटअप किया गया था। ठीक है, 1990 में इसे सेटअप किया गया था, जिसका लक्ष्य था इंडिपेंडेंट फाइनेंस। इसका लक्ष्य ये था कि जो एमएसएमईज है, ठीक है, एमएसएमईज जो हैं इनको प्रमोट करना, ठीक है, इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। ठीक है, तो इसे जब सेटअप किया गया था तो इसे एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में से सेटअप किया गया था। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र। ओके, तो ये करता क्या है? ये कोऑपरेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है जो सिमिलर एक्टिविटीज वाले इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो एक जैसे इसी तरह का, जहाँ पे जिस तरह से एमएसएमई है इसी तरह का अगर कोई और काम करता है तो उसके साथ भी ये कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली अभी ये कह लें कि वर्तमान में जो सिडबी का शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और 29 अदर इंस्टीट्यूशन के पास भी है, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ठीक है, ये सब, और इनको कंट्रोल कौन करता है? तो सेंट्रल बैंक करता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, कंट्रोल इसे किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, है ना। एंड सिडबी इसका जो लक्ष्य है वो है फैसिलिटेट करना एमएसएमईज जो हैं, ठीक है, एमएसएमईज को फैसिलिटेट करना और स्ट्रेंथन करना, उनको क्रेडिट फ्लो, उनके अंदर क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट होगा, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पास आएंगे काम के लिए, तो जॉब क्रिएशन होगा, और इस तरह से हमारे एक इकोनॉमी ड्राइवर जो होगा उसके फॉर्म में ये काम करेगा। ठीक है, ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा हर तरफ से। ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी। तो देखिए एमएसएमई जो होता है ना, इसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो ये अलग से अपना टॉपिक है, इसमें जब अलग से देखेंगे तो एमएसएमई का मतलब सबका अलग अलग डेफिनेशन इसको रिवाइज किया गया है कि किस सेक्टर को माइक्रो इंटरप्राइज कहेंगे, किसको स्मॉल इंटरप्राइज कहेंगे, किसको मीडियम कहेंगे, ये इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये इनको फाइनेंशियल और
डेवलपमेंटल गैप जो होता है उसके उनको खत्म करने का ये काम करेंगे, ठीक है, उसको एड्रेस करेंगे कि जो डेवलपमेंटल और फाइनेंशियल गैप है एमएसएमई इकोसिस्टम में, ठीक है, तो पूरे देश में जिस तरह की सिस्टम जो परेशानी है उसको। नाउ वी हैव आईएफसीआई। तो आईएफसीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे 1948 में सेटअप किया गया था। जब इसे सेटअप किया गया था तो उसे सेटअप किया गया था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक स्टेटरी कॉरपोरेशन के रूप में किया गया था, ठीक है, ओके। और इसको किया गया था सेटअप किस एक्ट के तहत, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948 के तहत सेटअप किया गया था टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ये मीडियम और लॉन्ग टर्म क्रेडिट देने के लिए लाया गया था, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और ये 1993 में देखिए, अभी यहाँ पे क्या है कि ये कॉरपोरेशन था, अब ये पब्लिक कंपनी बन गई, यानी कि सार्वजनिक कंपनी बन गई थी 1993 में, और इनको रजिस्टर्ड कर दिया गया था कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। तो इसे आप याद रखिएगा, यहाँ पे कभी सवाल आ जाए तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट के जगह पे सोसाइटीज एक्ट आप डाल दिया जाएगा, ठीक है। सोसाइटीज एक्ट 1930 या 1952, 1956 बेसिकली ये चेंज करेंगे और ईयर सेम रहने देंगे, ठीक है। तो ये जो है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो नॉन डिपॉजिट और सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक जो होते हैं वो उस तरह से ये काम करते हैं। और इससे इसके अलावा कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए भी नहीं। एग्जिम बैंक मैंने बताया कि एग्जिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक, ठीक है। तो इसे सेटअप किया गया था 1982 में, और ताकि ये टेक ओवर कर सके जो इंटरनेशनल फाइनेंस विंग के जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसके लिए उसका एक विंग बना था ये, एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर जो होते हैं उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट देना। देखिए एक्सपोर्टर कौन होता है, एक्सपोर्टर एक्स का ई एक्स यानी कि एग्जिट समझ सकते हैं, यानी कि किसी कहीं से बाहर निकल रहा है, यानी कि हमारे देश से अगर किसी दूसरे देश में जब हम कोई सामान भेजते हैं तो उसको बोलते हैं कि हमने एक्सपोर्ट किया, और जब वापस उसी देश से हम कुछ चीज़ मंगवाते हैं तो उससे कहते हैं कि हमने इसे इम्पोर्ट किया, यानी कि इधर इस देश से जो इम्पोर्ट कर रहा है इसको इम्पोर्टर बोलेंगे, और हमारे देश से जो इम्पोर्ट कर रहा है उसको बोलेंगे एक्सपोर्टर, ठीक है। और ये पूरे तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे ऑन किया जाता है, और ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है एक्सपोर्टर्स जो प्लांट चलाते हैं, मशीनरीज और रिलेटेड सर्विसेज जो होते हैं उनको एक मीडियम टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और यहाँ पे रीडिस्काउंट भी देते हैं एक्सपोर्ट बिल पे जब कोई 90 डेज को एक्सीड नहीं करता है, ठीक है, उसके पहले जो करता है अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट बिल। शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट बिल पे यानी 90 डेज के पहले अगर आपने उसे रिपे किया तो वहाँ पे डिस्काउंट तो रहता है, तो उसको रीडिस्काउंट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपने एनपीए सुना होगा, तो उसमें भी इस तरह की चीज़ें ला दी जाए तो कैसा रहेगा पता नहीं, जब बात करेंगे एनपीए की तब बात करेंगे, ओके। एंड इट गिव ओवरसीज बायर्स टू क्रेडिट टू ओवरसीज बायर जो होते हैं उनको भी क्रेडिट देते हैं, फॉरेन इंपोर्टर जो होते हैं, ठीक है, जो इंडियन कैपिटल को इंपोर्ट करते हैं, कैपिटल एंड गुड्स को, ठीक है, रिलेटेड सर्विसेज जो संबंधित और भी अलग सर्विस सेवाएं हैं उनके लिए। एंड इट फैसिलिटेट इन डेवलपिंग एंड फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि आयात, ठीक है, तो उनको भी ये डेवलप कराने में मदद करते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं, और उनमें अगर कुछ चीज़ें हैं तो उनको फैसिलिटेट करते हैं, ईजी करते हैं लोग। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, इसे शॉर्ट में आप एनएचबी याद रख सकते हैं, और इसे एक स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में 1988 में अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत इसे स्थापित किया गया था, और ये एक अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग के लिए, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये खुद को ऑपरेट करता है जो प्रिंसिपल एजेंसी टू प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के ये प्रिंसिपल एजेंसी के फॉर्म में काम करता है दोनों जगह पे, कहाँ पे, रूरल और रीजनल लेवल पे ये काम करता है। उनको प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट इंसिडेंटल, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट तो देते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो और भी अलग दूसरी सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड कराते हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, जो उनके साथ किसी भी तरह की समस्या हो, ठीक है। इंसिडेंटल देख रहे हैं, इंसिडेंटल अकस्मात तरह की चीज़ें जरूरत पड़ जाए, और इन्हें रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। और इसका पूरा स्टेक जो है वो एनएचबी का
हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 100% स्टेक इन एनएचपीसी। द गवर्नमेंट नाउ होल्ड्स, पूरा जो 100% है वो गवर्नमेंट के पास है। नाउ वी हैव मुद्रा स्कीम। तो मुद्रा स्कीम 2015 में लॉन्च किया गया था और कई सारे एग्जाम में कई बार अलग अलग तरीके से, इवन कि यूपीएससी ने भी 2016 में ये सवाल पूछ लिया था। सिंपल एक लाइन में सवाल था कि भैया मुद्रा स्कीम जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ऑब्जेक्टिव है रिफाइनेंस कोलेट्रल फ्री लोन्स गिवन बाय द लेंडर्स टू स्मॉल बोरोवर्स। कोलेट्रल फ्री यानी कि कुछ भी बंधक जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं रखना है। ओके, तो ये कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और ये रिफाइनेंस करते हैं। रिफाइनेंस, ठीक है, रिफाइनेंस का मतलब होता है वापस से फाइनेंस करना। जैसे कई बार लगता है कि इंटरेस्ट रेट में उतार चढ़ाव देखा जाता है, तो उस तरह से ये रिफाइनेंस करते हैं वापस से। अगर किसी ने ले लिया है लोन, अगर वो नहीं चुका पा रहा तो उसको वापस से रिफाइनेंस कर, तो वो कई बार उसको लोन रिस्ट्रक्चर कहते हैं, तो वो अलग से समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आप इसे याद रखेंगे। कोलेट्रल फ्री लोन देते हैं वो स्मॉल बोरोवर्स को, बहुत बड़े बोरोवर्स का नहीं। इसका लिमिट है 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का ही दे सकते हैं, ठीक है। और बैंक और जो एमएफआईज होते हैं, यानी कि एक सेकेंड, ठीक है, तो बैंक और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी कि एमएफआई जो होते हैं, इन दोनों में ये कैन ड्रॉ रिफाइनेंस, ठीक है, दे कैन ड्रॉ रिफाइनेंस अंडर मुद्रा स्कीम आफ्टर बिकमिंग मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ मुद्रा। तो इनको जो अगर ये यहाँ से बैंक और एमएफआई जो हैं वो अपना मेंबर वो करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं रिफाइनेंस, तो उनको इसका मेंबर बनना पड़ेगा, जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है मुद्रा इसका, ठीक है। तो बेसिकली इसके तहत 3 लोन है, शिशु, किशोर एंड तरुण, ठीक है। शिशु मतलब बिल्कुल इन्फेंट, जब छोटा सा बच्चा, अब थोड़ा सा यंग हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें इस तरह से देखते हैं। शिशु की जो लोन है इसका लिमिट है अप टू 50,000 तक आप लोन ले सकते हैं। किशोर में 50,000 से 5 लाख तक ले सकते हैं। और तरुण यानी कि एडल्ट कह लें, अगर आप यंग हो गए तो, ठीक है, यंग, तो यहाँ पे आप 5 लाख से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन ले सकता है, तो इसके लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, उतना नाम या रटना सही है नहीं बेसिकली, ठीक है। तो कुछ नाम मैं ऐसे बता दूं, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सर्विस सेक्टर वाले, फ्रूट वेजिटेबल वेंडर्स, ये सब। मुद्रा बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स रीफाइनेंस सपोर्ट टू आरआरबी, यानी कि आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, सॉरी रूरल रीजनल बैंक, तो इनको भी ये रिफाइनेंस करता है ताकि उनकी जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाया जा सके। लिक्विडिटी यानी कि तरलता। ओके, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कोई टर्मिनोलॉजी अगर समझ में नहीं आए, तो आप जरूर कमेंट में लिखें। एंड मुद्रा लोन्स जो है वो अवेलेबल है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, जहाँ पे 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं। और जो अलाइड सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर के साथ साथ की, जैसे डेयरी, पोल्ट्री, बी कीपिंग एक्सेट्रा, इनको भी इसमें कवर किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। ओके, मुद्रा का एक यूनिक फीचर है कि एक मुद्रा कार्ड भी देते हैं, ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल के थ्रू एटीएम और एटीएम्स एंड कार्ड मशीन्स के थ्रू इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल यानी कि बेसिकली है कि आपके पास जो चीज़ें हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो आपके पास असेट्स हैं, जो लिए दिए गए हैं, संपत्ति, ओके, पैसे जो आपने लिए हैं। इनका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। फंड फंड द अनफंडेड, यानी कि वैसे लोग जो जिनके पास फंड पहुंचा ही नहीं, तो उनको फंडिंग करना है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एमएफआई मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन, यानी कि मुद्रा के हेल्प से जो नेटवर्क है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, उनको मॉनिटर किया जाएगा एंड नया रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि समावेशी जो सॉरी वित्तीय विकास, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ठीक है, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन मिले। जैसे बैंक अकाउंट, जैसे जनधन योजना था, उसका मैंने था फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन, यानी कि जो उनके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जैसे बैंक का पासबुक होना चाहिए, एटीएम कार्ड्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो होना चाहिए, ठीक है। एंड रिड्यूस जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो पता है आपको लास्ट कुछ सालों में ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ कहा जा रहा है कि इंडिया में जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि जॉब जनरेट हो नहीं रहा है, फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो इसको रिड्यूस करना है। इंटीग्रेशन ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी इनटू फॉर्मल, यानी कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है
इनफॉर्मल सेक्टर टाइप के हैं जो उनको फॉर्मल में लाना है। क्यों लाना फॉर्मल में? सिंपल एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि उनको जब इनफॉर्मल है तो उनको फॉर्मल क्यों बनाना है? क्योंकि उससे इनफॉर्मल अगर उनको बनाएंगे, आपको लोन देंगे, वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, फिर वो टैक्स के दायरे में आएगा, वो फिर सरकार को टैक्स देगा, सरकार को फायदा होगी। तो इसलिए उनको फॉर्मल सेक्टर में लाना आवश्यक है ताकि वो टैक्स बेस में आए। आप देख सकते हैं, इट विल हेल्प इंडिया ऑल्सो ग्रो इट्स टैक्स बेस इज इनकम फ्रॉम इनफॉर्मल टू नॉन टैक्स। क्योंकि जब इनफॉर्मल में काम करते हैं वो टैक्स देते नहीं, टैक्स से बचते हैं, पैसा कमाते हैं पता नहीं चलता। अब वो फॉर्मल हो जाएंगे तो पैसा जब जितना कमाएंगे ज़्यादा कमाएंगे, तो फिर वो टैक्स भी पे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ था टॉपिक, अब हमने देख लिया मुद्रा तक। इसके आगे हम लोग देखेंगे एनबीएफसी, मतलब जो चीज़ें बचे हैं, तो एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ बचा है अभी और हमारे पास। तो नेक्स्ट वीडियो में आई होप उसे ख़त्म कर लेंगे हम लोग। और क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है तो आप उसे भी ज़रूर देख लें, वो मोर देन 1 आवर का है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे मार्क करेंगे कि हमने क्या क्या देखा है अभी तक, है ना। देखिए हमने यहाँ तक देख लिया, सॉरी, ये तीनों हमने देखा है अभी तक। ठीक है, अब हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे एनबीएफसी, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सबको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे, इनमें डिफरेंस क्या है, तो एक ही साथ सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसे ट्राई करेंगे, या फिर एक या दो वीडियो और आ सकते हैं इनको 2 पार्ट में कर देंगे तो ज़्यादा वीडियो कॉन्सेप्ट लेंथी नहीं होगा। और आपको अगर कोई डाउट है, कुछ कहीं पे चीज़ें समझ में नहीं आए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम उसे सॉल्व करेंगे। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, हैव एन ऑसम डे।